वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम आर्थोडोंटिक्स में पार्ट 2 के अंदर रिमूवेबल अप्लायंसेस का जो हमारा हिस्सा रहता था हम उसको स्टडी करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्दी से पहुँच जाए। तो हमारे पास जो है एक्टिव कंपोनेंट्स हैं रिमूवेबल ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस के अंदर। इससे पहले हमने जो है रिटेंटिव कंपोनेंट्स स्टडी किए थे। अगर आपने वो नहीं देखे तो पार्ट 1 को जाके देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्टिव कंपोनेंट्स में बाउल्स, स्प्रिंग्स, स्क्रूज और इलास्टिक्स वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे। अगर एक्टिव कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ द अप्लायंसेस दैट एक्सर्ट फोर्सेस टू ब्रिंग अबाउट द नेसेसरी टूथ मूवमेंट। एक्टिवेट कंपोनेंट्स इंक्लूड्स बाउल्स, स्प्रिंग्स, स्क्रूज एंड इलास्टिक्स। एक्टिव कंपोनेंट्स नाम से भी जाहिर हो रहे हैं कि ऐसे कंपोनेंट्स रिमूवेबल ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस के जो आपकी एक्टिवेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो आपकी दांतों की मूवमेंट के ऊपर कुछ ऐसी फोर्सेस लगाते हैं जो आपकी मूवमेंट के लिए नेसेसरी होती हैं, ठीक है। तो फिर इसमें हमने जो है कुछ कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया। इनमें सबसे पहले हमारे पास बाउल्स आते हैं। बाउल्स की अगर हम बात करें तो ये जो है एक्टिव कंपोनेंट्स की एक टाइप हैं जो कि मोस्टली यूज्ड होते हैं इंसाइजर्स की रिट्रैक्शन के लिए, इंसाइजर्स को पीछे की तरफ करने के लिए, ठीक है। अगर किसी के इंसाइजर आगे की तरफ हैं तो उनको जो है अपनी जगह पर पीछे की तरफ ले आने के लिए हम बाउल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम जितने भी पढ़ रहे हैं इसमें बाउल्स हो गए, उसके अलावा स्प्रिंग्स हो गए, ठीक है, स्क्रूज हो गए या इलास्टिक्स वगैरह। तो इन सब की आपने इंडिकेशंस वगैरह ज़रूर याद रखनी है और इनकी जो वायर की लेंथ होगी वो भी आपने ज़रूर याद रखनी होगी, क्योंकि ये वाइवा में, एमसीक्यूज़ में, बीसीक्यूज़ में, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बाउल्स रूटीनली यूज्ड बाय द ऑर्थोडोंटिक्स। द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड लेबियल बाउल्स। तो हम आज जो डिस्कस इसमें करेंगे शॉर्ट लेबियल बाउ और लॉन्ग लेबियल बाउ। वैसे इसके अलावा जो है आपकी बुक में ये जो मैंने लिस्ट बनाई इसमें जो है 8 बाउल्स शामिल है आपकी बुक के अंदर। इसमें जो है स्प्लिट लेबियल बाउ आता है, रिवर्स लेबियल बाउ आता है, रॉबर्ट्स रिट्रैक्टर्स, मिल्स रिट्रैक्टर्स आते हैं, हाई लेबियल बाउ विद एप्लॉन स्प्रिंग एंड फिटेड लेबियल बाउ, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट लेबियल बाउ को, फिर उसके बाद लॉन्ग लेबियल बाउ को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट लेबियल बाउल्स की। तो दे आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 0.7 mm हार्ड राउंड स्टेनलेस स्टील वायर। इनके अंदर जो वायर इस्तेमाल की जाती है उस वो जो है 0.7 mm की होती है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ बाउल दैट मेक कंटेक्ट विद द मोस्ट प्रोमिनेंट लेबियल टीथ एंड 2 यू लूप्स दैट एंड्स एज द रिटेंटिव आर्म्स डिस्टल टू द कैनाइन्स, ठीक है। तो ये जो है किसके साथ अपना कंटेक्ट बनाती है? प्रोमिनेंट लेबियल टीथ के साथ, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास रिटेंटिव आर्म्स होते हैं वो कैनाइन्स के डिस्टल पर मौजूद होती हैं, जहाँ पर हमारा यू लूप आता है, ठीक है। तो इसमें इसकी जो रिटेंटिव आर्म्स होगी वो कैनाइन्स पर मौजूद होंगी। हम आगे जो है इसको पिक्चर में भी क्लेरिफाई करते हैं। द शॉर्ट लेबियल बो इज एक्टिवेटेड बाय कंप्रेसिंग द यू लूप। जब आप यू लूप को कंप्रेस करेंगे तो फिर उससे जो है आपकी एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाएगी शॉर्ट लेबियल बो की, ठीक है। The activation should be such that the labial bow is displaced palatally by 1 mm। जो आपकी एक्टिवेशन होगी वो इस तरह से कुछ होगी कि जो आपका लेबियल बो होगा वो पैलेटली 1 mm डिस्प्लेस्ड करे। दिस टाइप ऑफ लेबियल बो इज़ वेरी स्टिफ एंड एग्जिबिट्स लो फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। इसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो भी कम होती है। इंडिकेशन क्या है शॉर्ट लेबियल बो की, कब हम इसको इस्तेमाल करते हैं? माइनर ओवरजेट रिडक्शन एंड एंटीरियर स्पेस क्लोजर। अगर हमारे पास मिड लाइन डेस्टीमा आ जाता है, एंटीरियर स्पेस क्लोजर्स की अगर हम बात करें, या फिर हमारे पास माइनर ओवरजेट रिडक्शन जहाँ पर होगी तो फिर वहाँ पर हम क्या देते हैं? शॉर्ट लेबियल बॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह पिक्चर में ये है, इसकी जो रिटेंटिव आर्म्स हैं वो कहाँ पर आई हैं? ये आपके कैनाइन्स के ऊपर आई हैं, ठीक है। और आपके जो एंटीरियर टीथ है उनकी जो रिट्रैक्शन है उनके लिए जो है हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जो रिटेंटिव आर्म्स हैं वो कहाँ पर आई हैं? आपके कैनाइन्स के ऊपर आई हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपने लाजमी याद रखना है, इसकी इंडिकेशन भी याद रखनी है। माइनर ओवरजेट के रिडक्शन के लिए और एंटीरियर स्पेस क्लोजर के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? शॉर्ट लेबियल बॉल्स का। अब है लॉन्ग लेबियल बो। तो दिस लेबियल बो इज सिमिलर टू द शॉर्ट लेबियल बो एक्सेप्ट दैट इट एक्सटेंड्स फ्रॉम वन फर्स्ट प्रीमोलर टू द अपोजिट फर्स्ट प्रीमोलर। अच्छा, ये भी बिल्कुल सेम शॉर्ट लेबियल बो की तरफ से है, बिल्कुल सेम उसी की तरह है, बस उसमें ये था कि हम उसमें जो है कैनाइन पर अपनी जो हमारी रिटेंशन थी वो वहाँ थी, लेकिन इसको हम एक्सटेंड कहाँ से करते हैं? हम फर्स्ट प्रीमोलर वन साइड ऑफ द आर्च जो होगी फर्स्ट प्रीमोलर की
वहाँ से स्टार्ट करेंगे और सेकंड आर्च का जो फर्स्ट प्रीमोलर होगा वहाँ तक इसको लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट प्रीमोलर टू फर्स्ट प्रीमोलर तक का इसका रिलेशन होगा। इसकी एक्टिवेशन भी बिल्कुल सेम शॉट की तरह है, ठीक है। द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द लॉन्ग लेबल बॉ कैन बी मेड बाय सोल्डरिंग द डिस्टल आर्म ऑफ द यू लूप्स ऑन द ब्रिज ऑफ द एरम क्लास्प, ठीक है। तो ये इस पिक्चर में इसकी मॉडिफाइड फॉर्म भी दी गई है, एडम क्लास्प को साथ इसमें अटैच किया गया, ठीक है। फिर इसकी कुछ इंडिकेशंस हैं। इंडिकेशंस क्या हैं किसकी, लॉन्ग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास माइनर एंटीरियर स्पेस क्लोयर, अगर हमारे पास माइनर एंटीरियर स्पेस है तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे माइनर ओवरजेट रिडक्शन के लिए, सेम शॉर्ट की तरह है। क्लोयर ऑफ स्पेस डिस्टल टू केनाइन, अगर केनाइन के डिस्टल की तरफ स्पेस है तो उसको क्लोयर करने के लिए भी हम जो है लॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं। गाइडेंस ऑफ केनाइन ड्यूरिंग द केनाइन रिटेक्शन यूजिंग द पैलेटल रिटेक्टर, हम जो है इसको एज अ पैलेटल रिटेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करके जो है केनाइन की रिट्रैक्शन जब हम कर रहे होते हैं उसके अंदर अपन इसको जो है एक गाइडेंस के तौर पर भी ले सकते हैं एज अ रिटेनिंग डिवाइस एट वन एंड ऑफ द फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट। स्प्रिंग्स की अगर हम बात करें तो स्प्रिंग्स जो है ये एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं रिमूवेबल अप्लायंसेस के, ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस के, जो कि दांतों की मूवमेंट के अंदर जो है इफ़ेक्ट लेने के लिए जो है इनको इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो है मुख्तलिफ, इनको जो हम बेसिस पर इसको डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ नंबर्स में, तो मैंने पिक्चर्स जो है बुक से लेकर आपके सामने शेयर कर दी है, आप इस टेबल को देख लें, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ आइडियल रिक्वायरमेंट्स आती हैं एक स्प्रिंग के, इसको ईजीली एडजस्टेबल होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है सिंपल टू फैब्रिकेट हो, ईजीली जो हम इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हो, फैब्रिकेट भी कर सकते हों। और इसको जो है अवेलेबल स्पेस के अंदर जो है लाजमी तौर पर फिट हो जाना चाहिए विदाउट डिस्कम्फर्ट टू द पेशेंट को बगैर किसी डिस्कम्फर्ट के। इट शुड बी इजी टू क्लीन, आसानी से ये क्लीन भी हो सके। इट शुड अप्लाई फोर्स ऑफ रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जितनी हमें फोर्स रिक्वायर है, जिस मैग्नीट्यूड में चाहिए और जिस डायरेक्शन में चाहिए ये उतनी ही अप्लाई करे, ठीक है। जितनी मतलब कि हमें चाहिए, जिस डायरेक्शन में चाहिए, जिस मैग्नीट्यूड में चाहिए और जितनी फोर्स चाहिए ये सिर्फ उतनी ही फोर्स दे, ठीक है। इट शुड नॉट स्लिप और डिसलॉक व्हेन प्लेस्ड ओवर अ स्लोपिंग टूथ सरफेस, जब इसको स्लोपिंग टूथ सरफेस के ऊपर रखा जाए तो फिर इसको जो है स्लिप भी नहीं हो जाना चाहिए और अपनी जगह से टूट भी नहीं जाना चाहिए, हिल भी नहीं जाना चाहिए, जहाँ पर लगाया जाए वहीं पर ये फिट हो जाए, ठीक है। इट शुड बी रोबस्ट, इसको जो है रस्ट फ्री होना चाहिए, ठीक है। इट शुड रिमेन एक्टिव ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसको जो है एक लंबे अरसा तक के लिए जो है एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि कुछ अरसे बाद जो है ये ख़राब हो जाए, फिर नया लगाना पड़े, फिर उतर जाए, फिर इसको नया लगाना पड़े, तो इस चीज़ से भी इसको जो है फ्री होना चाहिए। ये इसकी जो यूँ समझ लें जो इसका वर्किंग टाइम होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं जो स्प्रिंग्स के जो है स्प्रिंग की डिज़ाइनिंग के अंदर जो है क्या करते हैं, कंसीडर किए जाते हैं। उनमें सबसे पहले जो है डायामीटर ऑफ वायर है। तो इस डायामीटर ऑफ वायर में अगर हम बात करें तो इसमें जो थिकर वायर होगी वो उसकी क्या होगी कि फ्लेक्सिबिलिटी जो होगी वो कम होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा जितनी थिकर होगी उतनी फ्लेक्सिबिलिटी इसकी कम होती जाएगी, ठीक है। और लेंथ ऑफ वायर की अगर हम बात करें, फोर्स कैन बी डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर। ये फोर्स और लेंथ ऑफ वायर दूसरे की इन्वर्सली हैं, एक चीज़ बढ़ रही होगी और एक चीज़ जो है क्या होगी कम हो रही होगी। तो जैसे जैसे हमारी लेंथ वायर की बढ़ती जाएगी तो उस पर जो लगने वाली फोर्स होगी वो डिक्रीज्ड होगी, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे स्प्रिंग्स जो लॉन्गर होते हैं वो मोर फ्लेक्सिबल होते हैं और जो है लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए जो है वो क्या होते हैं, एक्टिव भी होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है फोर्स टू बी अप्लाइड। फोर्स टू बी अप्लाइड में क्या होता है कि इसमें ये होता है द फोर्स दैट शुड बी जनरेटेड बाय द स्प्रिंग इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टीथ टू बी मूव्ड, रोड सरफेस एरियाज एंड पेशेंट कंफर्ट। इसमें जो है फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं वो हम अमूमन दांतों की मूवमेंट देखते हैं कि कितने दांतों को हमने मूव कराना है, फिर उसके अकॉर्डिंग फोर्स दी जाती है। फिर उसके अलावा जो है सरफेस एरिया, रोड सरफेस एरिया को भी देखा जाता है और पेशेंट्स की कंफर्टनेस को भी इसमें देखा जाता है कि पेशेंट भी इसमें कितना कंफर्टेबल है। फोर्स से मुराद हद से ज़्यादा भी फोर्स नहीं लगानी कि पेशेंट बोले कि मेरे तो दांत जो है वो अजीब फील हो रहा है या मुंह अजीब सा हो रहा है। तो ये फोर्स के बारे में जो है ये पेशेंट आपको खुद ही बता देता है अगर हद से ज़्यादा फोर्स लग रही होगी, ठीक है।
तो पेशेंट बोलेगा कि बहुत ज़्यादा मेरे दांतों पे दबाव आ रहा है, तो अगर हद से ज़्यादा हो तो फिर आपने दोबारा उसको क्या करना होगा, सही तरीके से परफॉर्म करना होगा। उसके बाद है पेशेंट की कंफर्टनेस, यानी कि आपका अप्लायंसेस जो है या जब आप स्प्रिंग की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए कि वो पेशेंट के लिए कंफर्टेबल हो, पेशेंट को इरिटेट ना करे। फिर उसके बाद हमारे पास आता है डायरेक्शन ऑफ टूथ मूवमेंट। अब जो है दांतों की जो मूवमेंट होती है वो भी इस पे जो है इसके एक फैक्टर्स में आती है, ठीक है। The direction of the tooth movement is important consideration in designing a spring। जब भी आप स्प्रिंग की डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे तो इसमें आप दांतों की जो मूवमेंट होती है उसकी डायरेक्शन को आपने लाजमी मद्देनज़र रखना होता है, ठीक है। अच्छा, तो आप दांतों की जो मूवमेंट की डायरेक्शन होगी किस तरह से उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, बाय द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट बिटवीन द स्प्रिंग एंड द टूथ। दांत और स्प्रिंग के दरमियान जो लगा कंटेक्ट पॉइंट होगा आप उसकी मदद से जो है उसकी डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं, ठीक है। और पैलेटली प्लेस्ड स्प्रिंग्स जो होते हैं ये लेबियल और मेसियोडिस्टल टूथ मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक मरतबा मैं आपको फिर बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर नहीं लिखी हुई, इसलिए मैं आपको जो है टाइम बचाने के लिए मैं आपको बाय वॉइस बता रहा हूँ, ठीक है। कि ऐसे स्प्रिंग्स जो पैलेटली प्लेस्ड होंगे उनका क्या काम होगा कि वो किस चीज़ की जो है मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे, आपको लेबियल मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे या मेसियोडिस्टल टूथ मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा ऐसे स्प्रिंग्स जो बकली प्लेस्ड होंगे, ठीक है, वो कौन सी मूवमेंट देंगे, वो आपको जो है टूथ इज टू बी मूव्ड पैलेटली एंड इन मेसियोडिस्टल डायरेक्शन, ठीक है। मेसियोडिस्टल डायरेक्शन में या बक्कल की तरफ अगर आप स्प्रिंग होंगे तो वो कौन सी मूवमेंट देंगे, पैलेटल की तरफ, पैलेटली टू बी मूव्ड, या उसके अलावा इन मेसियोडिस्टल डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं फिंगर स्प्रिंग। इसकी टाइप्स आ जाती हैं। इसकी पहली टाइप कौन सी है, फिंगर स्प्रिंग की। फिंगर स्प्रिंग को जो है सिंगल कैंटिलीवर स्प्रिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो एक एंड होता है वो एक्रेलिक जो हमारे पास पोर्शन होता है उसमें होता है, ठीक है, एंड अदर एंड इज फ्री। और इसका जो दूसरा एंड होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। हम आगे इसकी पिक्चर में वजाहत करते हैं। और इसमें जो है इसको किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसमें 0.6 mm की जो है हार्ड राउंड स्टेनलेस स्टील वायर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो है दांतों की मेसियोडिस्टल मूवमेंट को जो है देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके दांतों को मेसियली मूवमेंट देनी है या डिस्टली मूवमेंट देनी है तो फिर हम क्या करते हैं, फिंगर स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है ऐसे दांत जो कि बकोलिंगुअल डायरेक्शन के अंदर करेक्ट होंगे, ठीक है। ऐसे दांत जो आगे पीछे की तरफ करेक्ट हों लेकिन उनके जो मेसियल या डिस्टल पोजीशन होगी, टूथ मूवमेंट होगी, उनमें थोड़ा सा जो है फ़र्क होगा, तो उन दांतों के अंदर हम फिंगर स्प्रिंग देते हैं। बकोलिंगुअल मतलब आगे और पीछे की तरफ की जो डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो फिंगर स्प्रिंग कंसिस्ट ऑफ एन एक्टिव आर्म ऑफ 12 to 15 mm लेंथ। फिंगर स्प्रिंग जो होते हैं इनकी जो एक्टिव आर्म होती है वो कितनी होती है, उसकी लेंथ 12 से 15 mm होती है, जो कि टिश्यूज़ के टुवर्ड होती है। और इसका एक हेलिक्स होता है जो 3 mm होता है इंटरनल डायमीटर, ठीक है। और इसकी जो रिटेंटिव आर्म होगी वो 4 से 5 mm लेंथ की होगी। दैट इज केप्ट अवे फ्रॉम द टिश्यू एंड एंड्स इन द स्मॉल रिटेंटिव टैग, जो कि टिश्यू से अवे होगी, ठीक है। और रिटेंटिव जो टैग हमारे पास होते हैं स्मॉल रिटेंटिव टैग, और उसमें वो एंड्स हो रही होगी, ठीक है। तो जिस तरह ये मैं आपको दिखा देता हूँ पिक्चर के अंदर, ठीक है, आपको ये नजर आ रहा होगा। इसकी जो है डायरेक्शन कुछ इस तरह से और इसकी बनावट भी कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन से हैं, फिंगर स्प्रिंग्स हैं, ठीक। फिर हमारे पास है जी स्प्रिंग्स। तो जी स्प्रिंग्स आर आल्सो कॉल्ड डबल कैंटिलीवर स्प्रिंग्स। तो फिंगर स्प्रिंग्स को क्या कहा जाता है, सिंगल कैंटिलीवर स्प्रिंग कहा जाता है। जी स्प्रिंग को क्या कहा जाता है, डबल कैंटिलीवर स्प्रिंग कहा जाता है। और इसकी जो वायर होती है वो 0.5 mm की बनी होती है, ठीक है। द स्प्रिंग कंसिस्ट ऑफ 2 कॉयल। इसमें जो स्प्रिंग होता है वो 2 कॉयल पर मुश्तमिल होता है जी शेप के अंदर। वेरी स्मॉल इंटरनल डायमीटर, इनका जो इंटरनल डायमीटर होता है वो बहुत ही कम होता है। इट शुड बी प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द पैलेटल सरफेस ऑफ द टूथ। जो दांतों का पैलेटल सरफेस होगा उसके साथ जो इसकी पोजीशनिंग होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। द स्प्रिंग कैन बी मेड फॉर मूवमेंट ऑफ सिंगल इंसाइजर और 2 इंसाइजर्स, लेबियल मूवमेंट ऑफ इंसाइजर्स जिसमें दूसरे नंबर पे कह सकते हैं। तो जी स्प्रिंग जो है ये कब इस्तेमाल किया जाता है, जब आप सिंगल इंसाइजर की मूवमेंट दे रहे हो या 2 इंसाइजर्स की आप मूवमेंट दे रहे हैं, ठीक है।
इसकी एक्टिवेशन किस तरह होगी, इज बाय ओपनिंग बोथ हेलाइसिस बाय अबाउट 2 to 3 mm एट अ टाइम। ठीक है, आप जो है दोनों हेलाइसिस, जो हमारे पास दोनों हेलाइसिस होंगे, उनको जब आप ओपन करेंगे तो इसकी एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाएगी। इन द केस ऑफ माइनर रोटेशन करेक्शन वन ऑफ द हेलिक्स इज ओपन, मतलब कि अगर आपने क्या करना है कि माइनर रोटेशन करेक्शन प्रोवाइड करनी है तो फिर आप एक हेलाइसिस को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। पिक्चर की तरफ चलते हैं। पिक्चर में आपको ये जो है इसके दो हेलाइसिस नजर आ रहे हैं और इसकी जो शक्ल है वो अगर आप गौर करें तो वो जी टाइप है। ठीक है, एक्रेलिक प्लेट के साथ अटैच है ये, और बाकी जो मेन है ये यहाँ पर है जिसका काम है। बाकी देखें ना, सारे दांत आपके क्या है, तरतीब के अंदर हैं, और एक दांत जो है आपका सेंट्रल इंसाइजर जो है ये क्या है, थोड़ा सा पीछे की तरफ है, तो इसको आगे करने के लिए, अपनी लाइन के अंदर ले आने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं जी स्प्रिंग का। ठीक है, उसके बाद है टी स्प्रिंग। टी स्प्रिंग 0.5 mm वायर से मिलकर बना होता है और इसकी शक्ल जो होती है वो टी शेप्ड होती है, इसीलिए इसको टी स्प्रिंग का नाम दिया जाता है। whose arm are embedded in acrylic, जिसकी आर्म्स जो होती हैं वो एक्रेलिक के अंदर एम्बेडेड होती हैं। ठीक है, और ये जो है प्रीमोलर और कुछ केनाइन, अमूमन जो है ज़्यादातर ये प्रीमोलर की बकल मूवमेंट के लिए टी स्प्रिंग इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रीमोलर्स की बकल मूवमेंट के लिए हम कौन से स्प्रिंग इस्तेमाल करते हैं, तो आपने बताना है टी स्प्रिंग। और कुछ केनाइन वगैरह के लिए भी जो है, केनाइन को बकल मूवमेंट देने के लिए भी टी स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। टी स्प्रिंग को एक्टिवेट हम किस तरह करेंगे, इट इज एक्टिवेटेड बाय पुलिंग द फ्री एंड ऑफ द टी टुवर्ड्स द इंटेंडेड डायरेक्शन ऑफ द टूथ मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें जो आपका फ्री एंड होगा टी का, उसको आपने दांतों की जो मूवमेंट होगी उसकी डायरेक्शन के अंदर इंटेंड कर देना है। ठीक है, पिक्चर की तरफ देखें तो इसका जो एक एंड है वो आपके पास एक्रेलिक प्लेट के अंदर जो एम्बेडेड है, दूसरा जो है मेन वो आपके दांत के ऊपर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, उसके बाद है कॉफिन स्प्रिंग। कॉफिन स्प्रिंग की अगर हम बात करें तो ये जो है रिमूवेबल टाइप ऑफ एक्सपेंशन है, जो कि वाल्टर कॉफिन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसकी वायर की अगर हम बात करें तो 1.2 mm इसकी वायर होती है, और इसको रिटेंशन किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है, मोलर्स के अंदर एडम्स क्लैस्प के थ्रू। ये इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, इट इज यूज्ड इन द स्लो डेंटो एल्वियोलर आर्च एक्सपेंशन इन पेशेंट विद द अपर आर्च कंस्ट्रिक्शन और इन द यूनिलैटरल क्रॉस बाइट। ऐसे पेशेंट्स जिनकी अपर आर्च कॉन्स्ट्रिक्ट है, ठीक है, नॉर्मल नहीं है, उनको एक्सपेंड करने के लिए जो है हम इनका कॉफिन स्प्रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास यूनिलैटरल क्रॉस बाइट आ जाए, इसमें क्या होता है कि ये यू शेप या ओमेगा शेप्ड वायर पैलेटल के जो मिड रीजन होता है उसमें जो है उसको प्लेस किया जाता है विद द रिटेंटिव आर्म्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बेस प्लेट्स। जो इसकी रिटेंटिव आर्म्स होती हैं वो बेस प्लेट के अंदर क्या होती हैं, इनकॉर्पोरेटेड होती हैं। द कॉफिन स्प्रिंग इज एक्टिवेटेड। इसको एक्टिवेट हम किस तरह करेंगे, मैनुअली बाय होल्डिंग द बोथ एंड्स ऑफ द रीजन ऑफ द क्लैस्प एंड पुलिंग द साइड जेंटली अपार्ट। जो हमारी उसकी साइड्स होंगी उनको आहिस्ता से हम एक दूसरे से थोड़ा सा अपार्ट करेंगे, और इसकी एक्टिवेशन जो क्या होनी चाहिए एट अ टाइम जो अप्रोप्रिएट कंसीडर की जाती है वो है 1 to 2 mm। ये आप देख रहे हैं ये यू शेप या जी फिर ओमेगा शेप इसकी शक्ल है, और इसमें जो है प्लेट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये एडम क्लैस्प साथ अटैच हैं, ठीक है, और इसको जो हम जब एक्सपेंड करते हैं तो इनके दरमियान जो है फिर हमें इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा अपार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये इस तरह आप देख लें, ठीक है, इसको रिटेंशन इस तरह प्रोवाइड होगी। फिर हमारे पास आते हैं स्क्रूज। पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। स्क्रूज जो है एक्टिव कंपोनेंट्स हैं जो कि रिमूवेबल अप्लायंसेस के अंदर इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। स्क्रूज कैन बी एक्टिवेटेड बाय द पेशेंट एट द रेगुलर इंटरवल्स यूजिंग अ की। अच्छा, इसमें ना स्क्रूज होते हैं और इसमें जो आपकी प्लेट होती है वो कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, और हर हिस्सों के ऊपर जो है इसको क्या किया जाता है, कुछ स्क्रूज वगैरह लगा दिए जाते हैं जो आपकी की के थ्रू जो है ना एक्टिवेट इसको किया जाता है। पेशेंट इसको खुद घर में भी जो है इसको एक्टिवेट कर सकता है, या इसकी जो है ज़रूरत के मुताबिक जो है इसको आगे पीछे की तरफ कर सकता है, लेकिन डेंटिस्ट जो है वो अपनी फोर्स के अकॉर्डिंग जो है दांतों की मूवमेंट के अकॉर्डिंग इसको जो एक्टिवेट करता है। ठीक है, और ऐसे अप्लायंसेस जिनके अंदर जो स्क्रूज होते हैं अमूमनली जो है वो स्प्लिट एक्राइलिक प्लेट, यानी कि उनकी जो एक्राइलिक प्लेट होती है वो अलग-अलग होती है। ठीक है, और इसको जो एडम्स क्लैस्प होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, पोस्टीरियर टीथ के ऊपर रिटेंट कर रहे होते हैं, इसको रिटेंशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। द स्क्रू इज प्लेस्ड कनेक्टिंग द स्प्लिट एक्राइलिक प्लेट। जिस तरह आपको जो है रेड सर्कल के अंदर आपको जो दिखा रहा हूँ, ये आपके क्या है, स्क्रूज हैं। ठीक है, और इनको एक्टिवेट किस तरह किया जाता है, एक की के थ्रू। स्क्रू कैन ब्रिंग अबाउट 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। स्क्रू जो है ये आपको 3 किस्म की मूवमेंट प्रोवाइड करता है। आर्च की एक्सपेंशन करता है, ठीक है,
और मूवमेंट ऑफ वन और अ ग्रुप ऑफ टीथ इन अ बक्कल और लेबियल डायरेक्शन। अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा दांत जो हैं वो बकली या लेबियली डायरेक्शन के अंदर उनको मूवमेंट प्रोवाइड करानी है तो फिर आप इनका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो अगर आपने मीजियल या डिस्टल डायरेक्शन देनी है एक या एक से ज़्यादा दांतों की तो फिर भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास कुछ इलास्टिक्स वगैरह आते हैं। इलास्टिक्स जो हैं ये एक्टिव कंपोनेंट्स हैं जो कि रिमूवेबल अप्लायंसेस के साथ जो है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में जब आप ब्रेसेस वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो है इसको लगाया जाता है। दे आर मोस्टली यूज्ड इन कंजक्शन विद द फिक्स्ड अप्लायंसेस। अमूमन जो है इनको फिक्स्ड अप्लायंसेस के जंक्शंस के साथ इनको इस्तेमाल किया जाता है। लाइगेचर इसकी बड़ी मिसाल है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो डेंचर बेस पर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।